बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किंग चैंग इमरान सीरीज मुसन्निफ इब्न सफ़ी। जफ़र और जेमसन को देखकर जोसेफ की बातचीत खिल गई। मैं तुम दोनों के लिए बहुत बेचैन था, जफ़र ने कहा। शुक्रिया योर हाइनेस, जफ़र ने ताज़ीमन झुककर कहा। खुदा के लिए तुम लोग तो मुझे पागल ना बनाओ, जोसेफ ने कहा। हम शर्मिंदा हैं कि हमें पहले आपकी हकीकत का इल्म नहीं हुआ था, जफ़र बोला। अरे मेरी हकीकत, जोसेफ दांत पीसकर सर पीटता हुआ बोला। खुदावंद, मैं क्या करूं? सब्र कीजिए योर हाइनेस, जेमसन ने मुस्कुराकर कहा। अब मैं अपनी बारी का इंतजार कर रहा हूँ। मेरा मजाक मत उड़ाओ प्यारे भाई, ये बताओ बॉस की भी कुछ खबर मिली है कि नहीं? जोसेफ ने पूछा। इन्हें अब भूल जाइए योर हाइनेस, जफ़र ने कहा। मरते दम तक नहीं भूल सकता। मैं अपने मालिक का वफादार कुत्ता रहूंगा, चाहे मुझे सारी दुनिया की बादशाहत सौंप दी जाए, जोसेफ ने कहा। कहिए, तुम्हारे पंजम की ज़ियारत हुई या नहीं? जेमसन ने पूछा। मत नाम लो, न जाने कौन सी मनहूस घड़ी थी जब तुमने मुझे ताहिटी की तारीख सुनाई थी। ना मैं ख्वाहिश करता और ना यहाँ आ पहुँचता, और सुलेमान पर न जाने किस बदरू का साया हो गया था कि ठीक उसी वक्त आईना दिखा बैठा। जोसेफ बुरा सा मुंह बनाकर बोला। माजी को भूल जाइए योर हाइनेस, जफ़र ने बड़े अदब से कहा। तुम तो मुझे शर्मिंदा ना करो, तुम असली शहजादे हो। मैं इसका बेटा हूँ जो हाथियों का शिकार करके पेट पालता था, जोसेफ ने कहा। खामोश, जफ़र चारों तरफ देखता हुआ आहिस्ता से बोला। कान खोलकर सुन लो, जिसे तुम्हें शहजादगी की राह पर डाला है वो यही चाहता है कि तुम शहजादे बने रहो, जफ़र बोला। क्या सचमुच? जोसेफ की आंखें चमकने लगी। हाँ, अब तुम जोसेफ नहीं प्रिंस हरबंडा हो, जफ़र ने कहा। जोसेफ ने एक तवील सांस ली और फिर इजहार मसरत के तौर पर उसके दांत निकल पड़े। अगर ये बात पहले ही मालूम हो जाती तो मैं अपना खून क्यों जलाता, जोसेफ ने कहा। अब मैं अपना खून जलाऊंगा, जेमसन बोला। क्यों मिस्टर, क्यों? जोसेफ ने पूछा। तुम्हारी तरह मुफ्त की बीवी तो हाथ नहीं आई कि ठंडक ही ठंडक रहे, जेमसन बोला। ए मिस्टर, मैं इतना कमीना नहीं हूँ कि किसी और की बीवी पर हाथ डालूं, जोसेफ ने कहा। फजूल बातें ना होनी चाहिए, जफ़र ने जेमसन को घूरते हुए कहा। लेकिन आखिर ये सब है क्या? जोसेफ अपनी पेशानी मसलता हुआ बोला। फिक्र ना करो, शहजादों की तरह जिंदगी बसर करनी है तुम्हें, जफ़र ने कहा। दूसरी बात, जोसेफ पुरतफक्कुर लहजे में बोला। टालाबुआ मेरी बीवी नहीं है, लेकिन इसके रवैये में अजनबियत नहीं पाई जाती। कतई नहीं मालूम होता कि वो अदाकारी कर रही है, जोसेफ बोला। फिलहाल इस किस्से को ख़त्म कर दीजिए योर हाइनेस, जफ़र ऊंची आवाज़ में बोला। उसने किसी के कदमों की आवाज़ सुनी थी। दूसरे ही लम्हे में लुइसा पर्दा हटाकर अंदर आई और जोसेफ के सामने किसी कदर खम खाकर अदब से बोली। हिज हाइनेस ने इन दोनों को तलब किया है, योर हाइनेस। ओहो, अब तो तुम अंग्रेजी भी बोल सकती हो, जेमसन बोला। दुनिया की कई ज़बानें बड़ी रवानी से बोल सकती हूँ, लुइसा बोली। तुम दोनों टालाबुआ के पास जाओ, जोसेफ ने अपने अंदाज में नखवत पैदा करते हुए कहा। ओके योर हाइनेस, दोनों बैक वक्त बोले। टालाबुआ ने सबसे पहले उनकी आमद पर इजहार मुसर्रत किया था। फिर बोली थी, प्रिंस की हिफाजत की तमाम जिम्मेदारी तुम दोनों पर होगी। आप हमें हर वक्त होशियार पाएंगी, जफ़र ने कहा। लेकिन हमें कम अज़ कम ये तो मालूम होना ही चाहिए कि प्रिंस को किस किस्म के खतरात हैं। मैंने तफसीली गुफ्तगू के लिए तुम दोनों को तलब किया है, टालाबुआ बोली। लुइसा इन्हें टालाबुआ के कमरे में छोड़कर चली गई थी और वह बात आगे बढ़ने के मुंतज़िर रहे। टालाबुआ चंद लम्हे खामोश रहकर बोली। शाहबन काटा बीमार हैं, पता नहीं कब इनकी आंखें बंद हो जाएं। अगर प्रिंस ना मिलते तो इस खानदान की बादशाहत का खात्मा हो जाता, टालाबुआ बोली। फिर किसकी बादशाहत होती, जफ़र ने पूछा। मोकारो के बादशाह की, टालाबुआ बोली। मोकारो कहाँ है, जफ़र ने कहा। वो भी एक जजीरा है, बनकाटा से करीबन 50 मील के फासले पर, टालाबुआ बोली। लेकिन बनकाटा तो फ्रांस के ज़ेरे असर है, जफ़र ने कहा। फ्रांस भी पुराने मुआहिदों का पाबंद है। मोकारो के बादशाह के ज़ेरे असर आने के बाद फ्रांस का असर पुराने मुआहिदे के तहत खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा, टालाबुआ बोली। क्या मोकारो में किंग चैंग की बादशाहत है, जफ़र ने पूछा। ओह नहीं, शायद लफ्ज़ किंग ने तुम्हें गलत फहमी में मुब्तला कर दिया है। हमारे सिलसिले में तुमने किंग चैंग का नाम सुना होगा, वो हंसकर बोली। जी हाँ, प्रिंस के सिलसिले में मामोजियल लुइसा ने हमें बताया था कि किंग चैंग के आदमी प्रिंस को बनकाटा नहीं पहुंचने देते, जफ़र ने कहा। किंग चैंग बहरुल काहिल के जजाय का ताउन है, टालाबुआ ने कहा। मैं समझा नहीं, जफ़र बोला। इस नाम से यहाँ के बाशिंदे इस कदर खौफ हैं जैसे ताउन से होते हैं, टालाबुआ बोली। आप यही कहना चाहती हैं कि इसके वजूद और हैसियत का कोई कानूनी जवाज़ नहीं है, जफ़र ने पूछा।
तुम ठीक समझे, लेकिन वो जुदाई के मामलात में टांग अड़ाता रहता है। ये मुमकिन है कि मोकारों के वाली ने माकूल मुआवजे पर उसकी खिदमत हासिल कर ली हो। टाला बुआ बोली। वो रहता कहाँ है? जफर ने पूछा। कोई नहीं जानता कि वो कहाँ रहता है, सिर्फ नाम सुना जाता है। शक्ल शायद ही किसी ने देखी हो। टाला बुआ बोली। उसके लिए काम करने वाले कभी ना कभी कानून की गिरफ्त में जरूर आते होंगे? जफर ने पूछा। हाँ, ऐसा होता है, लेकिन वो इसकी निशानदेही नहीं कर सकते, टाला बुआ ने कहा, और इन्हें बताने लगी कि किस तरह जोसेफ ने किंग चैंग के 3 आदमियों को काबू में किया था और वो अभी तक इसकी कैद में हैं। शायद इसलिए अपने इन आदमियों की खबर नहीं दी कि वो उसकी निशानदेही नहीं कर सकते, टाला बुआ ने कहा। जफर कुछ ना बोला, वो किसी गहरी सोच में था। बस अपनी आंखें खुली रखना, टाला बुआ ने गुफ्तगू का इख्तिताम करते हुए कहा। वो दोनों उस कमरे में आए जहां उनकी रिहाइश का इंतजाम किया गया था। बात पल्ले नहीं पड़ी, जेमसन ने तशवीशपुर लहजे में कहा। फजूल बातें ना करो, मेरी रोज सफ़र के लिए बेचैन थी। जफर मुस्कुराकर बोला। हो सकता है ये सफ़र उसे दोबारा जिस समय वापस ना ला सके, जेमसन ने कहा। डर गए हो? जफर बोला। जी नहीं, मैं तस्वुर भी नहीं कर सकता कि मिस्टर अली इमरान को बनकाटा की बादशाहत से कोई सरोकार होगा, जेमसन ने कहा। अच्छा, तो फिर? जफर बोला। कोई और ही चक्कर है, जेमसन ने कहा। टाला बुआ से इश्क हो गया होगा, जफर बोला। एन शीन काफ और एन मीम रे नून में बादल मशिकैन है। इतनी गाड़ी उर्दू ना बोला करो, मुझे उलझन होती है, जफर बोला। क्यों? जेमसन ने कहा। इस इंकिशाफ के बाद लुइसा भी हाथ से गई। जाहिर है कि वो हमें बेवकूफ़ बना रही थी, जेमसन ने कहा। सिर्फ तुम्हें, मैं तो शुरू से ही गैर मुतमईन रहा हूँ, जफर बोला। दफतरन जोसेफ कमरे में दाखिल हुआ। आखिर बॉस को ये क्या सूझी थी? वो इनके करीब पहुंचकर आहिस्ता से बोला। कोई नई बात? जफर ने सवाल किया। हर बात नहीं है मिस्टर, मुझे तो ऐसा महसूस होता है कि जैसे हम सब बदर अरवा के नरगे में आ गए हैं, जोसेफ ने कहा। मैं तुमसे मुत्तफिक हूँ, जेमसन बोल पड़ा। फिर हमें क्या करना चाहिए? जोसेफ ने कहा। इसकी बातों में ना पड़ो, तुम्हें प्रिंस हरबंडा का रोल अदा करते रहना है, उस वक्त तक जब तक बॉस खुद ही ड्रॉप सीन ना कर दे, जफर ने कहा। काश उन तक मेरी पहुंच हो सके, जोसेफ बोला। मुझसे कहो जो कुछ कहना है, जफर ने कहा। क्या इस औरत टाला बुआ का वजूद जरूरी है? जोसेफ बोला। उसके बगैर तुम बनकाटा का आइंदा वारिस कैसे पैदा कर सकोगे? जेमसन बोला। ए मिस्टर, मेरा बुरा ना चाहो, अगर वो सचमुच मेरी बीवी होती तो मैं कभी का खुदकुशी कर चुका होता, जोसेफ ने कहा। वो इतनी बुरी तो नहीं है, जेमसन बोला। तुम क्या जानो, जोसेफ ठंडी सांस लेकर बोला। फिर यकबैक उसे गुस्सा आ गया और चीख चीख कर कहने लगा। मैं शराब से शादी कर चुका हूँ और क्रिश्चियन हूँ, इसलिए दूसरी का सवाल ही पैदा नहीं होता। शोर ना मचाओ, वरना बनकाटा के माहिदीन दौड़े चले आएंगे, जफर हाथ उठाकर बोला। खुदा गारत करे, कहकर जोसेफ ने दोनों हाथों से अपना मुंह भींच लिया। ठीक उसी वक्त टाला बुआ कमरे में दाखिल हुई। शायद वो जोसेफ की धाड़ सुनकर आई थी। जफर और जेमसन मौद्दब खड़े रहे। क्या हुआ? टाला बुआ ने जोसेफ को पुरतशवीश नजरों से देखते हुए पूछा। कुछ नहीं, तुम जाओ यहाँ से, जोसेफ हाथ हिलाकर बोला। ये किसी तरह भी मुनासिब नहीं है कि तुम इन लोगों के कमरे में देखे जाओ, टाला बुआ ने कहा। क्यों? जोसेफ गुर्राया। मैं तो इन लोगों के कदमों में पड़ा रहना चाहता हूँ। योर हाइनेस, प्लीज हमें शर्मिंदा ना कीजिए, जेमसन बोला। ये लोग समझदारी की बात कर रहे हैं, टाला बुआ ने ठंडी सांस ले ली। तुम चुप रहो, जोसेफ बोला। योर हाइनेस, याद दहानी कराऊं कि बॉस। जफर जुमला पूरा किए बगैर खामोश हो गया, क्योंकि बॉस के नाम पर ही जोसेफ कमरे से बाहर निकल गया था। शुक्रिया, टाला बुआ ने जफर की तरफ देखकर कहा, और खुद भी वहां से चली गई। तो हम इसे काबू में रखने के लिए यहाँ भेजे गए हैं, जेमसन बोला। जाहिर है, वरना जन्म जन्म का वहशी शहजादा कैसे बन सकता है, जफर बोला। खुदा ही जाने क्या चक्कर है, जेमसन ने कहा। डडली फ्रॉग ने कराते हुए करवट ली और आंखें खोल दी। कुछ देर नजर गुबार आलूद रही, फिर गिरदो पेश का मंजर वाजे होता चला गया। कुछ दूर पर एक अजीबुल खलकत आदमी अकड़ू बैठा नजर आया। बड़ी खौफनाक शक्ल थी। गालिबन किसी तलवार के घाव ने पेशानी को दरमियान से 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया था। नाक फूली हुई थी और घनी मूंछों ने दहाने को करीब करीब ढांक ही लिया था। डडली फ्रॉग उठ बैठा। उसके चारों तरफ झाड़ियां बिखरी हुई थीं और थोड़े फासले पर आमों के दरख्त थे। करीबी दरख्त की एक शाख से रस्सी लटकती नजर आ रही थी, जिसके निचले सिरे में फंदा झूल रहा था। शुक्र है कि मैं सही वक्त पर पहुंच गया, बदसूरत अजनबी ने फ्रांसीसी में कहा। तुम कौन हो? डडली फ्रॉग बोला। पहले तो मुझे अपनी कहानी सुनाओ कि आखिर वो कौन थे जो तुम्हें फांसी देना चाहते थे, और क्यों? उस आदमी ने पूछा। फांसी देना चाहते थे? डडली फ्रॉग फटी फटी आवाज में बोला। हाँ, एक दाढ़ी वाला था और दूसरा खूबसूरत सा नौजवान,
और वो हराफा जिसकी मुझे अरसे से तलाश थी, वो तुम्हारी गर्दन में फंदा डालने ही वाले थे कि मैं शिकार की तलाश में इधर आ निकला। बस फिर तुम्हें बचा लेने के चक्कर में वो एक बार फिर हाथ से निकल गई। उस आदमी ने कहा। कौन थी? डेडली फ्रॉग बोला। फ्रांसीसी बिल्ली, सीक्रेट एजेंट, लेकिन ये नहीं बताऊंगा कि आजकल किसके लिए काम कर रही है, वो आदमी बोला। ओहो, हाँ, लेकिन तुम कौन हो? उस आदमी ने पूछा। त्यारापुर में रहता हूँ, फ्रॉग अपनी सूरत में यतीमी ताई करके बोला। वो लोग मुझे लूट कर ले गए हैं। मेरे पास कुछ जवाहरात थे और कुछ नकद रकम भी थी, डेडली फ्रॉग ने कहा। मगर दोस्त, तुम ऐसे तो मालूम नहीं होते, वो आदमी बोला। औरत के मामले में बिल्कुल उल्लू हूँ, वो खिसियानी सी हंसी के साथ बोला। अच्छा अच्छा, मैं समझ गया, वो लुटेरी भी है, वो आदमी बोला। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ, लेकिन तुम इन अतराफ के तो मालूम नहीं होते, डेडली फ्रॉग ने पूछा। जमैकन हूँ, उसने कहा। यहाँ कब से हो? डेडली फ्रॉग ने पूछा। पिछले 2 माह से छुट्टियाँ गुजार रहा हूँ, वो आदमी बोला। कहाँ ठहरे हो? फ्रॉग बोला। रोलतवाई में, उस आदमी ने कहा। बहुत महंगी जगह है, क्या मेरे मेहमान बनना पसंद करोगे? फ्रॉग ने कहा। मैंने जो कुछ किया है इसका मुआवजा नहीं लेना चाहता, अजनबी ने गुस्सीले लहजे में कहा। मैं भी मुफलिस नहीं हूँ, रोलतवाई से भी ज़्यादा महंगी जगहों पर काम कर सकता हूँ। मुझे बेहद अफसोस है कि मेरी पेशकश से तुम्हें तकलीफ पहुंची, फ्रॉग ने लहजे में नदामत पैदा करके कहा। मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं था, गैर मुल्कियों को दोस्त बनाना मेरी हॉबी है। कभी कभी उन सयाहों को भी मदऊ कर बैठता हूँ जिनसे थोड़ी देर किसी मेज़ पर भी मुलाकात रही हो, फ्रॉग ने कहा। मैंने बुरा नहीं माना, अब तुम जा कहोगे तो मैं पहुंचा दूंगा, अजनबी हंसकर बोला। अजनबी उसे अपनी गाड़ी तक लाया जो एक कच्चे रास्ते पर खड़ी थी। फ्रॉग ने एक बार फिर उसे गौर से देखा और नदामत आमेज लहजे में बोला। मैंने अभी तक तुम्हारा नाम नहीं पूछा। डम्प लोपो का। और तुम क्या कहलाते हो? अजनबी बोला। मैं नहीं जानता कि मेरा असली नाम क्या है, लेकिन ताहेती वाले मुझे डेडली फ्रॉग कहते हैं, फ्रॉग बोला। ओहो, अजनबी चौंक कर उसे इस तरह देखने लगा जैसे पहली बार देखा हो। फ्रॉग के होंठों पर फैली फीकी सी मुस्कुराहट नमूदार हुई। यकीन नहीं आता, अजनबी बड़बड़ाया। क्यों? फ्रॉग ने कहा। तुम इतने मशहूर आदमी हो और ये सब कुछ? नहीं, यकीन नहीं आता, अजनबी बोला। यकीन करो मेरे दोस्त, फ्रॉग इसके शाने पर हाथ रखकर बोला। औरत मेरी कमजोरी है। वो दोनों इस औरत को एक माकूल कीमत पर मेरे हवाले करने आए वाले थे। हमने एक जगह बैठकर शराब नोशी की, फिर मुझे कुछ याद नहीं कि क्या हुआ, फ्रॉग ने कहा। हम जैसे लोगों को औरत से दूर रहना चाहिए, अजनबी ने कहा। खैर खैर, अब तुम अपने बारे में भी कुछ बताओ, फ्रॉग ने कहा। डम्प लोपो का बेचारा, वो कुछ भी नहीं है, अजनबी बोला। खैर चलो घर चलकर बातें करेंगे, फ्रॉग आहिस्ता से बोला। पापेते पहुंचकर वो एक छोटी सी खूबसूरत इमारत में दाखिल हुए, जहां एक सुनहरी रंगत वाली नीमुरिया लड़की ने इनका इस्तकबाल किया। मोसियो लोपोका की खिदमत करो, फ्रॉग ने उससे कहा। क्या दुनिया के सारे खूबसूरत मर्द मेरी ही किस्मत में लिखे गए हैं? वो हंसकर बोली। लड़की हवास में रह, फ्रॉग गुर्राया। अदाकारी मत करो प्यारे, मुझसे बहुत डरते हो, लड़की ने कहा। जाओ कुछ खाने के लिए लाओ, अच्छी लड़की, लोपोका बोला। और बोरबन भी, फ्रॉग ने कहा। शुक्रिया, मैं शराब नहीं पीता, लोपोका बोला। फिर क्या पीते हो? फ्रॉग ने हैरत से कहा। ठंडा पानी, और औरत मेरी कमजोरी नहीं है, वरना मैं भी फ्रांस की किसी सीक्रेट एजेंट के हट्टे चढ़ जाता, लोपोका ने कहा। मुझ पर तंज मत करो दोस्त, लेकिन सीक्रेट एजेंट वाली बात मेरी समझ में नहीं आई, फ्रॉग ने कहा। इसका नाम लुइसा है, कभी कभी एडली दे सामा भी कहलाती है। मेरे मुल्क में इसने एक गैर मुल्क की सफारत खाने की पोजीशन खराब करा देने की कोशिश की थी, तभी से मैं इसके पीछे रहा हूँ, लोपोका ने बताया। तो क्या तुम अपने इस मुल्क के सरकारी अमले से ताल्लुक रखते हो? फ्रॉग ने कहा। हाँ, कुछ ऐसी ही बात है, लोपोका बोला। हो, तो तुम इसका ताकुब करते हुए यहाँ पर आए थे? फ्रॉग ने कहा। नहीं, बस इत्तफाकन यहाँ नजर आ गई। पिछले साल मैं उसे पकड़ ही लेता, लेकिन वो जुल देकर निकल गई, लोपोका ने कहा। फ्रॉग कुछ कहने वाला था कि लड़की कमरे में दाखिल हुई। तुम्हारी फोन कॉल है डार्लिंग, उसने फ्रॉग को इतला दी। वो उठकर चला गया और लड़की लोपोका से बोली, मैंने खाने की मेज़ की तैयारी का हुक्म दे दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया, यहाँ की आबो हवा मेरे मादे पर खुशगवार असर डालती है, लोपोका ने कहा। तुम कहाँ के बाशिंदे हो? लड़की ने पूछा। जमीका मेरा वतन है, लोपोका बोला। मैंने और भी जमीकन देखे हैं, लेकिन तुम्हारे खदोखाल उनसे मुख्तलिफ हैं और रंगत में भी फ़र्क है, लड़की ने कहा। मेरा बाप नस्लन मंगोल है, लोपोका बोला। ओह, तो फिर यही बात होगी। क्या तुम्हारी पेशानी पर तलवार लगी थी? लड़की ने पूछा। नहीं, कुल्हाड़ी। वैसे कुछ देर पहले मुझे बदसूरत कहकर तुमने मेरा दिल दुखाया था, लोपोका ने कहा।
रोमांटिक बनने की कोशिश ना करो, वरना डेडली फ्रॉग तुम्हारी गर्दन तोड़ देगा, लड़की ने कहा। अभी तक तो कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो मेरी गर्दन तोड़ सके। तुम सचमुच बहुत खूबसूरत हो, और तैयारे की तरह खुशबूदार भी, गरम गरम सी महक रखने वाली। तैयारे ताहिती हो, ए सुनहरी लड़की, लोपोका ने कहा। खामोश रहो, क्या तुम्हारी दोस्ती पुरानी है? लड़की ने कनखियों से दरवाजे की तरफ देखते हुए पूछा। हमारी मुलाकात 2 घंटे पहले हुई थी, लोपोका ने कहा। इस किस्म के अजनबियों को यहाँ पहले तो कभी नहीं लाया, लड़की बोली। दफतन कदमों की चाप सुनाई दी और लोपोका कुछ कहते कहते रुक गया। फ्रॉग कमरे में दाखिल हुआ और लड़की को घूरता हुआ घुराया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारे मेहमान से अपने हुस्न की तारीफ सुन रही थी। ये तो शायर मालूम होता है, लड़की ने कहा। जाओ यहाँ से, वो हाथ हिलाकर बोला। वो बुरा सा मुंह बनाए हुए चली गई और फ्रॉग अजनबी को घूरता हुआ उसके मुकाबले में बैठ गया। क्या बात है? अजनबी ने पुरतशवीश लहजे में पूछा। क्या कोई बुरी खबर थी? मेरे लिए खबर सिर्फ खबर होती है, अच्छी बुरी से सरोकार नहीं रखता, फ्रॉग ने कहा। ये बहुत अच्छी आदत है, अजनबी सर हिलाकर बोला। लेकिन तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम भी इन्हीं लोगों में से नहीं हो? फ्रॉग ने जहरीले लहजे में सवाल किया। मैं तुम्हें अपने बारे में बता चुका हूँ, लोपोका ने कहा। मैं नहीं यकीन करता तुम्हारे बयान पर, फ्रॉग ने कहा। क्या फर्क पड़ता है? अजनबी ने लापरवाही जाहिर करने के लिए शानों को जुम्बिश दी। तुम किंग चैंग के नायब से हम कलाम हो, फ्रॉग ने कहा। मैं जानता हूँ, अजनबी ने सर्द लहजे में कहा। यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा सकोगे, फ्रॉग बोला। बात की बातें हैं, इसलिए बुरा मानने का सवाल ही पैदा नहीं होता, लोपोका ने कहा। मुझे इत्तला मिली है कि वो लोग बिलाखिर वहीं जा पहुंचे जहां उन्हें पहुंचना था, फ्रॉग ने कहा। जाहिर है कि वो मुझे देखकर भागे थे, लिहाजा अपने ठिकाने पर ही पहुंचे होंगे, लोपोका बोला। ये बात नहीं है, फ्रॉग ने कहा। फिर क्या बात है? जल्दी कह जाओ, भूख के मारे मेरा दम निकला जा रहा है, लोपोका ने कहा। चलो खाने की मेज पर वहीं बताऊंगा, फ्रॉग उठता हुआ बोला। बैठ जाओ, अजनबी हाथ हिलाकर बोला। मैं इतना अहमक नहीं हूँ। क्या मतलब? फ्रॉग ने कहा। तुम्हें मुझ पर शुबा है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ खाना नहीं खा सकता, लोपोका ने कहा। अरे छोड़ो भी, मैं शुबे की बिना पर मैं तुम्हें जहर नहीं दे सकता, और फिर मैं डेडली फ्रॉग हूँ, कोई चूहा नहीं हूँ। तुम्हारे गिरबान पर आसानी से हाथ डाल सकता हूँ, फ्रॉग ने कहा। अजनबी उठ गया। खाने के दौरान डेडली फ्रॉग बोला। मैंने अपने बारे में गलत बयानी से काम लिया था, वो तीनों मेरे कैदी थे, डेडली फ्रॉग बोला। ओह, अजनबी की आंखें हैरत से फैल गईं। फिर फ्रॉग ने अपनी कहानी शुरू कर दी। किस तरह वो अपने दुश्मनों को इस इमारत में लाया और उनसे कुछ अहम मालूमात हासिल करना चाहता था कि इमारत के किसी गोशे में धमाका हुआ। फिर अपनी बेहोशी के मरहले पर पहुंचा कि अजनबी यकबैक बोल पड़ा। पूरी बात मेरी समझ में आ गई है। क्या कहना चाहते हो? फ्रॉग ने कहा। खतरनाक लोग मालूम होते हैं, लोपोका ने कहा। बकवास है, मैं सिर्फ अपनी बेहोशी की वजह मालूम करना चाहता हूँ। अभी फोन पर इत्तला मिली है कि मेरे सारे साथी भी बेहोश हो गए थे, डेडली फ्रॉग ने कहा। बेहोशी की वजह मैंने तुम्हारी गर्दन से निकाली थी, अजनबी ने कहा। क्या मतलब? फ्रॉग ने पूछा। अजनबी ने जेब से एक नन्ही सी सुई निकाली, जिसके दूसरे सिरे पर शटल कॉक के से भी बारीक पड़ लगे हुए थे। ये थी वजह, बेहोश कर देने वाली डांट। वो इसके आंखों में देखता हुआ बोला। हाँ हाँ, मेरे आदमियों के साथ भी यही हुआ था, मुझे इत्तला मिली है, डेडली फ्रॉग ने कहा। ये लोग बेहद चालाक मालूम होते हैं, आखिर चक्कर क्या है? अजनबी ने कहा। फ्रॉग कुछ ना बोला। खाना खत्म करके वो इसे एक बड़े से कमरे में लाया। क्या मैं आइंदा भी तुमसे मुलाकात कर सकता हूँ? अजनबी ने फ्रॉग से सवाल किया। जरूर जरूर, अब क्यों ना थोड़ी सी तफरीह हो जाए, फ्रॉग सर हिलाकर बोला। कैसी तफरीह? अजनबी चौंक पड़ा। फ्रॉग के हाथ में अशारिया 4-5 का रिवॉल्वर देखकर इसकी घनी घनी मूछें 2-3 बार फड़की थीं, और फिर वो इस्तेज़ाई अंदाज में इसकी आंखों में देखने लगा। मैंने सुना है कि जमैका के बाशिंदों पर गोलियां असर नहीं करती, डेडली फ्रॉग जहरीली सी मुस्कुराहट के साथ बोला। जरूर सुना होगा, लेकिन ये इत्तला तुम्हें कितनी देर पहले मिली है? अजनबी ने कहा। खामोश रहो, फ्रॉग बुर्राया। वो 3 ही नहीं थे, चौथा भी था, जिसे छुपकर बेहोश कर देने वाली सुइयां भी फेंकी थी, डेडली फ्रॉग बोला। यकीनन, कुछ देर पहले मैंने उसकी तरफ तुम्हारी तवज्जो भी मबजूल कराई थी, उसे साबित भी किया था, अजनबी ने पुरसकून लहजे में कहा। आखिर उसने तुम्हें क्यों छोड़ दिया? डेडली फ्रॉग बोला। इसलिए कि मैं किंग चैंग हूँ, अजनबी जोर से धाड़ा। साथ ही फ्रॉग ने उस पर फायर झोंक दिया, लेकिन अजनबी ने फुर्तीलेपन से उसका वार खाली कर दिया। दूसरा फायर हुआ, फिर पे दर पे बकिया 4 फायर, रिवॉल्वर खाली हो गया। अजनबी जिंदा सलामत खड़ा घनी मूंछों की छांव में मुस्कुरा रहा था। अब इसे दोबारा लोड कर लो, इसने हंसकर कहा। तुमने ठीक ही सुना था कि जमैका के बाशिंदों पर गोलियां असर नहीं करती, जहन्नम में जाए गोलियां। तुमने अभी कहा था कि तुम किंग चैंग हो, डेडली फ्रॉग ने कहा। हाँ, मैंने कहा था, अजनबी बोला। तुम झूठे हो, फ्रॉग ने पुरतनफ्फुर लहजे में कहा। साबित करो,
फायरों की आवाज़ें इमारत के दूसरे अफराद को वहां पर खींच लाई थीं। इन्हीं में वो लड़की भी थी। वो सब दरवाजे के करीब खड़े ने हैरत से देखे जा रहे थे। साबित करो कि मैं झूठा हूँ, अजनबी ने एक बार फिर फ्रॉग को ललकारा। मैं खुद ही किंग चैंग हूँ, फ्रॉग सीना ठोंक कर बोला। जरा शक्ल देखना इस मेंढक के बच्चे की, अजनबी ने तमाशाइयों की तरफ देखकर कहा। वो सब बेहस और हरकत खड़े थे। फ्रॉग ने झिलाट में खाली रिवॉल्वर अजनबी पर खींच मारा। वो गाफिल नहीं था, झुकाई देकर खुद साफ बच गया। तुम देख रहे हो इस नमक हराम को, अपने आका से इस तरह पेश आ रहा है, अजनबी ने फिर तमाशाइयों को मुखातिब करके कहा। तुम इसे मेरे नायब की हैसियत से जानते हो, अब ये खुद को किंग चैंग कह रहा है, अजनबी ने कहा। खड़े क्या देख रहे हो, घेरो इसे, फ्रॉग ने अपने आदमियों को ललकारा। हिम्मत भी है किसी में, मैं किंग चैंग हूँ, अजनबी सर्द लहजे में बोला। मैं तेरा गला घूंट दूंगा, फ्रॉग दांत पीस कर बोला और हाथ फैलाए हुए उसकी तरफ बढ़ने लगा। अचानक अजनबी ने उसके सीने पर एक फ्लाइंग की रसीद की और वह किसी जख्मी भैंसे की तरह डकारता हुआ चारों खाने चत गिर गया। लड़की, नहीं नहीं, कहती फ्रॉग की तरफ झपटी थी। ठहर जाओ लड़की, अजनबी गुर्राया। अब इसका रिवॉल्वर बगली होल्स्टर से निकल आया था। लड़की रुककर इसकी तरफ मुड़ी और अजनबी ने फ्रॉग को मुखातिब किया। नहीं, जैसे पड़े हो पड़े रहो। जुम्बिश हुई और मैंने तुम्हारा जिस्म छलनी कर दिया, अजनबी ने कहा। ये क्या हो रहा है, लड़की घुटी घुटी सी आवाज में बोली। ये दोगला कुत्ता तुम्हें भी नहीं चाहता। कुछ देर पहले एक फ्रांसीसी जासूसा के चक्कर में पड़कर पूरी तंजीम को नुकसान पहुंचाना चाहता था, अजनबी ने कहा। मत बकवास करो, फ्रॉग हलक फाड़ कर चीखा। अजनबी ने दरवाजे के करीब खड़े हुए 4 आदमियों को मुतवज्जा करके कहा। मैं किंग चैंग तुम्हें हुक्म देता हूँ कि फ्रॉग के हाथ पैर बांधकर इसे मेरी गाड़ी में डाल दो, अजनबी ने कहा। मैं किंग चैंग हूँ, फ्रॉग फिर चीखा। अजनबी का कहका कमरे की महदूद फिजा में गूंज कर रह गया। फिर इसने इन चारों से कहा, क्या तुम लोग भी मरना चाहते हो? मेरा हुक्म मानो, अजनबी ने कहा। फ्रॉग चीखता रहा और वो इसके हाथ पैर बांधते रहे। लड़की ने बिलक बिलक कर रोना शुरू कर दिया था। अब तुम सब इधर खड़े हो जाओ और मेरी बात गौर से सुनो, अजनबी ने इन चारों से कहा और लड़की से नरम लहजे में बोला। मैं फ्रॉग को सिर्फ थोड़ी सी सजा दूंगा, जान से नहीं मारूंगा। ये अरसे से मेरी तलाश में था कि मुझे ठिकाने लगाकर खुद किंग चैंग बन बैठे, लेकिन किंग चैंग गाफिल नहीं रहता, अजनबी ने कहा। बकवास है, फ्रॉग फिर ढारा। लेकिन अजनबी उसकी तरफ तवज्जो दिए बगैर बोला। तुम पांचों खुशकिस्मत हो कि मुझे इस तरह देख सके, अजनबी ने कहा। वो मंजर बड़ा मजाक खेज था जब वो चारों फ्रॉग को उठाकर अजनबी की कार में डाल रहे थे। फ्रॉग ऐसा ऐसा उन्हें धमकियां दे रहा था, लेकिन उनके चेहरे पर हर किस्म के तासुर से आरी नजर आ रहे थे। जब वो उसे गाड़ी में डाल चुके तो अजनबी ने सर्द लहजे में कहा, यह वाकया तुम पांचों की जात से आगे नहीं बढ़ेगा। अगर इसके खिलाफ हुआ तो तुम पांचों हैरतंगेज तौर पर मर जाओगे, किंग चैंग ने कहा। वो कुछ ना बोले, लेकिन इनके चेहरों पर जाहिर हो रहा था कि वो इसके हुक्म की सतावी नहीं करेंगे। गाड़ी रवाना हो गई और फ्रॉग अजनबी को गालियां देता रहा। आबादी से बहुत दूर निकल आने के बाद गाड़ी ने पुख्ता सड़क छोड़ दी और अब वो फिर जंगलों में भटकती फिर रही थी। अजनबी शायद किसी मखसूस जगह की तलाश में था। थोड़ी देर बाद इसने गाड़ी रोकी और सीट से उतरकर वैन के पिछले हिस्से की तरफ आया और फिर जैसे ही इसने दरवाज़ा खोला, एक बार फिर उसे गालियों और लायानी आवाज़ों के साथ तूफान का सामना करना पड़ा। बस बस मेरे शेर, ज़्यादा गुस्सा नहीं, वादा कर चुका हूँ कि तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा, अजनबी ने कहा। तुम आखिर क्या बला हो, फ्रॉग हलक के बल चीखा। तुमसे मुख्तलिफ नहीं हूँ, इसलिए इतनी आसानी से तुम पर हाथ डाल सका हूँ, फ्रॉग ने कहा। तेरी बकवास मेरी समझ में नहीं आती, फ्रॉग ने कहा। तुमसे मुख्तलिफ नहीं हूँ, इसलिए इतनी आसानी से तुम पर हाथ डाल सका हूँ, अजनबी ने कहा। तेरी बकवास मेरी समझ में नहीं आती, फ्रॉग ने कहा। अच्छा, तो इसे इस तरह समझने की कोशिश करो कि मौत के जजीरे में इस वक्त फरिश्ता अजल मेरे रहमो करम पर है, जबकि इसने मेरे साथियों को एरोप्लेन पर धमकी दी थी, अजनबी ने कहा। ओह ओह, मगर तुम लोग चाहते क्या हो, फ्रॉग ने कहा। प्रिंस हरबंडा को बखैर खूबी बनकाटा पहुंचा देना चाहते हैं, अजनबी बोला। प्रिंस हरबंडा फ्रॉड है, फ्रॉग ने कहा। हमें से कोई सरोकार नहीं, लेकिन तुम किसके लिए काम कर रहे हो, अजनबी ने पूछा। ये मैं नहीं बता सकता, फ्रॉग बोला। चलो मैं मजबूर भी नहीं करूंगा, अजनबी ने खुश दिली से कहा। अब मुझसे क्या चाहते हो, फ्रॉग बोला। स्टीमर पर तुम्हारी मौजूदगी जरूरी है, अजनबी ने कहा। क्या मतलब, फ्रॉग बोला। मेरा इशारा प्रिंस हरबंडा के स्टीमर की तरफ है, अजनबी ने कहा। यह नामुमकिन है, फ्रॉग बोला। लेकिन मैंने इसे मुमकिन बना लिया है, अजनबी बोला। फ्रॉग खामोश हो गया, वो गहरी गहरी सांसें ले रहा था। तुम शायद शराब की जरूरत महसूस कर रहे हो, अजनबी ने नरम लहजे में कहा। नहीं, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुमने मुझे मेरे गुलामों के सामने जलील किया है, फ्रॉग वसीले लहजे में बोला। ज़रूरतन, वरना मैं तो बेहद शरीफ आदमी हूँ,
अगर मैं ऐसा ना करता तो तुम अपने किंग चैंग होने का कभी एतराफ़ ना करते और प्रिंस हरबंडा ताहिती से आगे ना बढ़ सकता। अजनबी ने कहा। वो तो अभी नहीं बढ़ सकेगा, फ्रॉग ने कहा। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे बहरी कजाक प्रिंस के स्टीमर की ताक में होंगे और इसे गर्क कर देने की कोशिश करेंगे, इसलिए तो इस स्टीमर पर तुम्हारी मौजूदगी ज़रूरी है, अजनबी ने कहा। फ्रॉग के हलक से अजीब सी आवाज़ निकली। वो कुछ देर खामोश रहकर बोला, तुम मेरी जगह हरगिज़ ना ले सकोगे। तुम नहीं जानते कि मैं अपने लातादाद गुलामों को किस तरह कंट्रोल करता हूँ। इन चारों आदमियों की कोई हकीकत नहीं है, जो सिर्फ हैरत ज़दगी के आलम में तुम्हारे काम की तामील करते रहे हैं, फ्रॉग ने कहा। तुम इस वहम में क्यों मुब्तला हो गए हो कि मैं तुम्हारी जगह लेना चाहता हूँ? मेरी मुमलिकत तुम्हारी मुमलिकत से ज़्यादा वसी है। मैं तुमसे कहीं ज़्यादा चालाक हूँ, वरना इस तरह तुम मेरे काबू में ना आ जाते, अजनबी बोला। इन हालात में फ़िलहाल मैं इसे तस्लीम किए लेता हूँ, फ्रॉग भराई हुई आवाज़ में बोला। इसके अलावा मैं और कुछ नहीं चाहता कि प्रिंस हरबंडा बनकाटा पहुँच जाए, अजनबी ने कहा। अच्छी बात है, मुझे आज़ाद कर दो। मैं वादा करता हूँ कि वो सही और सलामत बनकाटा पहुँच जाएगा, फ्रॉग बोला। ये काम मैं अपने तौर पर करूँगा, वादों पर एतबार कर लेना मेरी हॉबी नहीं है, अजनबी ने कहा। क्या तुम लोगों के साथ वो कुतिया भी होगी? फ्रॉग ने कहा। यकीनन, लेकिन वो तुम्हें पहचान नहीं सकेगी। तुम रेडियो रूम में रखे जाओगे और वहाँ मेरे अलावा और कोई नहीं होगा, अजनबी बोला। तुमने बहुत बुरा किया, मुझे मेरे आदमियों के सामने जलील किया। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा, फ्रॉग ने कहा। अहमक हो, अजनबी सही लाकर बोला। वो तुम्हें किंग चैंग की हैसियत से नहीं जानते। अब तो बहैसियत किंग चैंग तुम्हारी और भी धाक बैठ जाएगी। वो फ़खरिया दूसरों को बताते फिरेंगे कि हमने किंग चैंग को देखा है, खौफनाक शक्ल वाला किंग चैंग। मेरी शक्ल तो तुम देख ही रहे हो। उनमें जाकर कह देना कि सब कुछ एक गलत फहमी की बिना पर हुआ था। तुम फिर अपने मनसब पर फाइज कर दिए गए हो। रात तारीख थी। पॉप ए ते का साहिल छोड़ते ही स्टीमर को बड़ी बड़ी लहरों का सामना करना पड़ा। गैर मुतवक्का तौर पर हवा तेज हो गई थी। प्रिंसेस टाला बुआ, जो पहले ही से आसाप ज़दगी के आलम में थी, उस इफ्तार पर और ज़्यादा नर्वस नज़र आने लगी। अगर हम तूफ़ान में घिर गए तो उसने जफ़र को मुखातिब किया। इन अतराफ़ में तूफ़ान कहाँ? मैंने तो जोग्राफिया में नहीं पढ़ा, जफ़र ने कहा। जोग्राफिया बकवास है, सब कुछ मुमकिन है, ये अनहोनी का ज़माना है, टाला बुआ ने कहा। दरअसल टाला बुआ ताहिती में कुछ दिन और रुकना चाहती थी। उसे खौफ था कि कहीं किंग चैंग की बहरी कज़ाक खुले समुद्र में ना आ लें। वैसे वो दूसरों पर यही जाहिर करती रहती थी कि उसे किंग चैंग के आदमियों की ज़रा भर परवाह नहीं है। बहरहाल ये इमरान ही था कि जिसने उसे आज ही रवानगी पर आमादा कर लिया था। लेकिन टाला बुआ के लाख इसरार पर भी ये नहीं बताया था कि उसने स्टीमर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किस किस्म के इंतजाम किए थे। खुद लुइसा भी इस सिलसिले में परेशान थी। उसे इल्म था कि इमरान रेडियो रूम में मौजूद है, लेकिन उससे मुलाकात नहीं हो सकी थी। उसने रेडियो रूम का दरवाज़ा बंद कर लिया था और किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी। लुइसा ने हालात से बाखबर रहने के लिए जेमसन को घेरा। आखिर वो रेडियो रूम में क्या कर रहे? लुइसा ने कहा। मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि तुम इतनी जल्दी बदल जाओगी। जेमसन ने इसके सवाल का जवाब देने की बजाय शिकवा किया। ये फजूल बातों का वक्त नहीं है, लुइसा झंझला गई। फ्रांसीसी लड़कियों पर एतमाद कर लेने वाले गधे ही होते हैं, जेमसन ने कहा। जहन्नम में जाओ, लुइसा ने कहकर आगे बढ़ना चाहा, लेकिन जेमसन राह रोककर खड़ा हो गया। हटो सामने से, लुइसा बोली। रात बड़ी खुशगवार है, समुद्री हवाएं मुझे पागल बना देती हैं, जेमसन ने कहा। मैं तुम्हें पानी में फेंक दूंगी, लुइसा बोली। इससे पहले तुम्हें इसके लिए हमारे बॉस से इजाज़त तलब करना पड़ेगी, जेमसन ने कहा। तुम्हारा बॉस तुमसे भी ज़्यादा उल्लू है, लुइसा बोली। मैं हिज मैजेस्टी इमरान दी ग्रेट की बात कर रहा हूँ। इस वक्त वही मालिक हैं। प्रिंसेस टाला बुआ की भी कोई हैसियत नहीं है, जेमसन ने कहा। लुइसा न जाने क्यों नरम पड़ गई। होठों का तनफ्फुर हमें इस खिंचाव मुस्कुराहट में तब्दील हो गया और वो आहिस्ता से बोली, क्या इससे किसी तरह भी मुलाकात नहीं हो सकती? शक्ल देखे बगैर गुफ्तगू कर सकती हो, जेमसन ने कहा। वो किस तरह? लुइसा ने पूछा। जेमसन ने छोटा सा जेबी ट्रांसमीटर निकालकर उसके हाथ पर रख दिया। तुम ही कॉल करो, मैं बात करूंगी, इसने ट्रांसमीटर वापस करते हुए कहा। जेमसन ने फौरी तौर पर इमरान से राब्ता कायम करके कहा, लुइसा आपसे बात करना चाहती है, योर मैजेस्टी। क्या बात है? दूसरी तरफ से आवाज़ आई। तुम क्या कर रहे हो? मुझे रेडियो रूम में क्यों नहीं आने देते? लुइसा ने गुस्सीले लहजे में पूछा। इस पोजीशन में नहीं हूँ कि बाहर निकल सकूं या किसी को अंदर बुला सकूं, आवाज़ आई। पता नहीं क्या कह रहे हो, लुइसा बोली। मेरे जिस्म पर कपड़े नहीं हैं, किसी ने मेरा सूट चुरा लिया है, आवाज़ आई। मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो, वो भुनाकर बोली। अपने काम से काम रखो। दूसरी तरफ से इमरान की गुर्राहट सुनाई दी और जेमसन ने उसके हाथ से ट्रांसमीटर झपटकर स्विच ऑफ कर दिया। क्या समझता है अपने आप को? लुइसा बुरा सा मुंह बनाकर बोली।
जब वो इस लहजे में गुफ्तगू करे तो समझ लो कि खतरनाक भी हो सकता है, जेमसन ने कहा। मेरी तरफ से जहन्नम में जाए। मैं तो सिर्फ ये मालूम करना चाहती थी कि आखिर वो किस बर्ते पर निकल खड़ा हुआ है, जबकि प्रिंसेस टाला बुआ भी फिलहाल रवानगी के लिए तैयार नहीं थी, लुइसा ने कहा। वो अच्छी तरह जानता है कि क्या कर रहा है, जेमसन ने कहा। किंग चैंग बहुत ताकतवर है, ये किसी छोटे मोटे ग्रोह की कहानी नहीं है। इन समुद्रों में भी उसके बहरी कज़ाक दंदनाते फिरते हैं, लुइसा ने कहा। बहरहाल दो ही सूरतें हो सकती हैं, या हम बनकाटा पहुंच जाएंगे या नहीं पहुंच सकेंगे, जेमसन ने कहा। ये क्या बात हुई, लुइसा बोली। हम जुआरी हैं, जिंदगी दांव पर लगाते हैं, जेमसन ने कहा। इस बार लुइसा वहां नहीं रुकी, जेमसन ने भी रास्ता छोड़ दिया। फिर वो अपने कमरे की तरफ बढ़ ही रहा था कि ट्रांसमीटर पर इशारा मौसूल हुआ। यस योर मैजेस्टी, जेमसन ने ट्रांसमीटर को मुंह के करीब लाकर कहा। क्या उसने तुम्हारे ट्रांसमीटर पर गुफ्तगू की थी? दूसरी तरफ से इमरान की आवाज़ आई। जी हाँ। उसका केबिन बाहर से मुकफिल कर दो, अगर वो केबिन के अंदर मौजूद हो तो, इमरान ने कहा। क्या फ़ायदा जनाब, इसके पास चाबी भी होगी, जेमसन ने कहा। नहीं, किसी के पास भी नहीं है। तुम कैप्टन से उसके कमरे की चाबी तलब कर सकते हो, इमरान ने कहा। बहुत बेहतर जनाब, जेमसन बोला। ओवर एंड ऑल, जेमसन ने कहकर स्विच ऑफ किया और ट्रांसमीटर को जेब में डालकर लुइसा के केबिन की तरफ चल पड़ा। दूसरी सुबह तक लुइसा ने अच्छा खासा हंगामा बर्पा कर दिया था। टाला बुआ ने कैप्टन को तलब करके केबिन नंबर 3 की चाबी तलब की। वो तो रात ही मुझसे तलब कर ली गई थी, कैप्टन ने जवाब दिया। कौन लाया था? टाला बुआ ने पूछा। प्रिंस का दाढ़ी वाला बॉडीगार्ड, कैप्टन ने कहा। ओह अच्छा, जाओ, टाला बुआ बोली। कैप्टन चला गया। फिर टाला बुआ जेमसन को हाजिर होने का हुक्म भिजवाई रही थी कि जोसेफ कमरे में दाखिल हुआ। क्यों ख्वामख्वाह आसमान से पर उठा रखा है, उसने गुस्सीले लहजे में टाला बुआ से कहा। उस दाढ़ी वाले ने पिछली रात को लुइसा का केबिन मुकफिल कर दिया था, टाला बुआ ने भी खफगी के अंदाज में जवाब दिया। उसने मेरे हुक्म से ऐसा किया था, जोसेफ ने कहा। क्यों? टाला बुआ हिकलाकर रह गई। बंदरिया की तरह चारों तरफ चकचकाती फिर रही थी। मुझे गुस्सा आ गया और मैंने जेमसन से कहा कि वो इसे बंद कर दे, जोसेफ ने कहा। टाला बुआ तवील सांस लेकर रह गई, लेकिन उसके चेहरे पर झिंझिलाहट के आसार बदस्तूर कायम थे। उसने किसी कदर तौक़ुफ़ के बाद पूछा, वो आदमी जिसे तुम अपना बॉस कहते हो, रेडियो रूम में क्या कर रहा है? कुछ ठीक ही कर रहे होंगे, जोसेफ ने लापरवाही से शानों को जुम्बिश दी। मुझे वो काबिल एतमाद आदमी मालूम नहीं होता, टाला बुआ बोली। फिर तूने कुत्तियों की तरह भूखना शुरू कर दिया, जोसेफ बोला। तुम तो एक अनपढ़ आदमी की तरह गुफ्तगू कर रहे हो, टाला बुआ बोली। मुझ जैसे आदमी अक्सरियत में हैं, दुनिया इन्हीं के दम से आबाद है, पुररौनक है, वरना पढ़े लिखे लोग तो इसे जहन्नम बना के रख देते। और देखो, अगर अब तुमने बॉस की शान में गुस्ताखी की तो चीख चीख कर सबको असल हालात से आगाह कर दूंगा, जोसेफ ने कहा। नहीं, टाला बुआ खौफ से ज़्यादा लहजे में बोली। अब मैं कुछ नहीं कहूँगी, जरा कर इस्तेमाल करो। तुम्हारा ख्याल था कि हम पर खुले समुद्र में हमला होगा, लेकिन तुम्हारी बयान के मुताबिक हम आधे से ज़्यादा सफ़र तय कर चुके हैं, जोसेफ ने कहा। मैं तो तुम्हारी वजह से परेशान हूँ, बुरहान सी होकर बोली। चलो यही सही, अब अपनी ज़बान बंद रखना। मेरा बॉस भी बहुत बड़ी मुमलिकत का बादशाह है, इसलिए अदब मलहूज रखो। और हाँ, इस सफ़ेद बंदरिया का अब केबिन खोल दिया गया है, उसे समझा देना कि रेडियो रूम से दूरी रहे, जोसेफ ने कहा। ठीक उसी वक्त लुइसा ने बाहर से केबिन में दाखिल होने की इजाज़त तलब की। आ जाओ, टाला बुआ ने ऊंची आवाज़ में कहा। लुइसा गम और गुस्से की तस्वीर बनी अंदर दाखिल हुई। बस कुछ कहने सुनने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा केबिन मैंने मुकफिल कराया था, जोसेफ ने हाथ उठाकर कहा। लेकिन क्यों, योर हाइनेस? लुइसा बोली। तुम्हारी बेहतरी के लिए, जुकाम हो जाता है समुद्री हवा से, जोसेफ ने कहा। बहस की ज़रूरत नहीं, बस इतना ही काफ़ी है कि तुम हिज हाइनेस के हुक्म से केबिन तक महदूद की गई थी, टाला बुआ बोल पड़ी। लुइसा तंजिया अंदाज में किसी कदर खम हुई और बाहर निकल गई। अब वो जफर और जेमसन को ढूंढती फिर रही थी। वो किचन के करीब खड़े कॉफ़ी पी रहे थे। लुइसा को अपनी तरफ आते देखकर जेमसन ने बुरा सा मुंह बनाया। सुबह बखैर मामोजेल, जफर ने छेड़ने के से अंदाज में उसे मुखातिब किया। मैं मौसियो अली इमरान से मिलना चाहती हूँ, लुइसा ने कहा। फिर वही झगड़े की बात, जफर बोला। ये बहुत ज़रूरी है, लुइसा ने कहा। जो कुछ कहना है हमसे कह दो, जेमसन बोला। मेरा ख्याल है कि शायद डेडली फ्रॉग भी रेडियो रूम में मौजूद है, लुइसा बोली। कहीं तुम अफ्यून से तो शौक नहीं करती रही हो, जेमसन ने कहा। वो इसे अपने साथ ले गया था, लुइसा ने कहा। कहीं तुम अफ्यून से तो शौक नहीं करती रही हो, जफर बोला। वो इसे अपने साथ लेकर गया था, लुइसा ने कहा। कहाँ? जफर बोला। ये मैं नहीं जानती, लुइसा ने कहा। क्योंकि तुम नहीं जानती, लिहाजा वो इनके साथ रेडियो रूम में होगा, जफर ने कहा। मैं कहती हूँ कि वो बेहद खतरनाक है और ये स्टीमर बनकाटा के साहिल पर पहुँच कर भी तबाह हो सकता है। हमें से कोई भी जिंदा ना बचेगा, लुइसा ने कहा।
बड़ी खुशी की बात है, मैं यही चाहता हूँ, जेमसन हंसकर बोला। जहन्नम में जाओ, वो झिंझिलाकर बोली। अगर तुम साथ चलने का वादा करो तो मुझे इसके लिए भी तैयार पाओगी, जेमसन ने कहा। फजूल बातें ना करो, जफर ने जेमसन को घूरते हुए कहा और लुइसा से बोला, बेहतर होगा कि तुम सिर्फ अपने काम से काम रखो और फिलहाल इसे भूल जाओ कि हम तुम्हारी निगरानी में काम कर रहे हैं, जफर ने कहा। लुइसा ने उसे कहर आलूद नजरों से घूरा और पैर पटकती हुई वहां से चली गई। ये क्या बात हुई जनाब? जेमसन उसे टटोलने वाली नजरों से देखने लगा। किसी हद तक हालात से आगाह हो गया हूँ। इमरान साहब ने शुरू ही से इस मामले को कुछ इस किस्म का रंग देने की कोशिश की है कि हम उलझाए गए हैं, वरना इन मामलात से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, जफर बोला। इससे बहस नहीं, सवाल इस औरत की निगरानी में काम करने का है, जेमसन ने कहा। तुम इसे क्या समझते हो? जफर ने इसकी आंखों में देखते हुए कहा। फ्रांस के खुफिया अमूर के महकमे की एक आला ऑफिसर, जेमसन ने कहा। ओहो, बहरहाल मुझे इसी हद तक आगाह किया गया है कि इस मामले में हमारे मुल्क और फ्रांस का कोई मुश्तरका मफाद वापसता है, जफर बोला। दफतर डेडली फ्रॉक उठ बैठा, बड़ी गहरी नींद सो रहा था। तेजी से चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन ये रेडियो रूम तो था ही नहीं। वहाँ इतनी आरामदेह मसहरी नहीं थी, सिरे से कोई ऐसी जगह ही नहीं थी जहाँ कमर सीधी करने के ख्याल से लेटा जा सकता। ये तो एक बहुत कुशादा और उम्दगी से आरास्ता किया हुआ केबिन था। वो मसहरी से उतर आया। सामने कदे आदम आईना था। उस पर नजर पड़ते ही वो बुरी तरह चौंका। ऐसा मालूम होता था जैसे उसके सामने कोई अजनबी खड़ा हो। ये उसकी शक्ल तो नहीं थी। अगर शाने कान की लुओं तक उठे हुए ना होते तो वो खुद को पहचानने से ही इनकार कर देता। मैं किस जाल में फंस गया हूँ? वो चारों तरफ देखता हुआ बड़बड़ाया। दोपहर के बाद जब स्टीमर बनकाटा के साहिल से लगने वाला था, उसे कॉफ़ी पीने को दी गई। शायद उसी कॉफ़ी में कोई ख्वाब आवर दवा शामिल थी, वरना वो अपनी लाइल्मी में रेडियो रूम से इस केबिन में क्यों मुंतकिल किया जा सकता। चलो, भरम रह गया, उसने सोचा। वो आदमी सिर्फ इस मुहिम की हद तक उसका दुश्मन था, वरना इसके चेहरे पर ऐसा मेकअप क्यों करता कि दूसरे पहचान ना सके। बहरहाल मिस्टर किंग चैंग, वो खोखली सी आवाज़ में बड़बड़ाया, इतनी चोट तुमने पहले कभी नहीं खाई होगी। वो केबिन का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला। सूरज गुरूब हो चुका था और फिजा में सुरमई गुबार आहिस्ता आहिस्ता गहरा होता जा रहा था। उसने तवील सांस ली और सोचने लगा, तो क्या ये सफ़र वापसी का है? गालिबन स्टीमर तो वही है जिसके रेडियो रूम से वो अपने आदमियों को बराबर हिदायत देता रहा था कि स्टीमर को बखैर आफियत बनकाटा पहुंच जाने दें। एक बार फिर वो झिंझिलाहट में मुब्तला हो गया। खबीस सूरत ढंप लोपो का अपनी तमाम हियत कज़ाई के साथ याद आ गया। खैर दोस्त, उसने सोचा, जिंदगी है तो फिर मुलाकात होगी। अगर पूरे बनकाटा को जहन्नम बनाकर ना रख दिया तो किंग चैंग पर तुफ है। दोबारा केबिन में दाखिल होने का इरादा कर ही रहा था कि बाईजानिब से एक आदमी नमूदार हुआ। आपके लिए मार्टीनी लाऊं या कॉफ़ी पेश फरमाएंगे? उसने बड़े अदब से पूछा। फ्रॉग ने उसे आंखें फाड़ कर देखा, लेकिन धुंधलके में उसके खदोखाल वाज़ेह सूरत ना हो सके थे। अंदर चलो, बताता हूँ, फ्रॉग भराई हुई आवाज़ में बोला। बहुत बेहतर जनाब, उसने कहा और केबिन में दाखिल हो गया। फ्रॉग ने उसे घूर कर देखा और वो उससे नजरें चुराने लगा। सूरत ही से अव्वल दर्जे का अहमक मालूम होता था। तुम कौन हो? फ्रॉग बुर्राया। मैं प्रिंसेस टालाबुआ का खुसूसी खादिम हूँ जनाब, और इनकी हिदायत के मुताबिक आपको ताहिती पहुँचाने जा रहा हूँ। किस कौम से ताल्लुक़ रखते हो? फ्रॉग ने पूछा। स्पेनी हूँ जनाब, वो बोला। स्टीमर पर और कौन कौन है? फ्रॉग ने पूछा। स्टीमर का अमला, मैं और आप जनाब, वो आदमी बोला। तुम्हारा नाम क्या है? फ्रॉग ने पूछा। अली इमरान, वो आदमी बोला। लेकिन ये स्पेनी नाम तो मालूम नहीं होता, फ्रॉग ने कहा। अरबी नस्ल स्पेनी हूँ, वो आदमी बोला। फ्रॉग ने सोचा कि कम अज़ कम टालाबुआ के इस खादे में खुसूसी को तो बनकाटा वापस ना जाने देगा और इसी को बनकाटा की तबाही का बाइस बनाने की कोशिश करेगा। टालाबुआ, हूँ। मेरे लिए क्या हुक्म है जनाब? खादिम ने खुसूसी हिकलाया। मार्टीनी लाओ, फ्रॉग ने कहा। और कुछ जनाब? वो आदमी बोला। इसके बाद रात का खाना। तुम बहुत मुहज़्ज़िब आदमी दिखाई देते हो, मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ, फ्रॉग ने कहा। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, वो ताज़ीमन झुका और बाहर निकल गया। फ्रॉग के होंठों पर शैतानी मुस्कुराहट थी। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।